Good morning, students. We are discussing about covalent bonding, and chapter is carbon and its compounds. In previous lecture, we have discussed about the single bond, carbon-carbon single bond, and in this lecture, we will discuss about double bond and triple bond. Sometimes what happens when carbon comes in a contact of such atoms where its all valencies are not completed by sharing of one electron, then in that case what happens, it shares two or more electrons. So there is one possibility when two atoms share two electrons each to acquire stable electronic configuration. हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, है ना। अब यदि कोई एटम इसके कांटेक्ट में आता है ना, जैसे एक हमारा हाइड्रोजन इधर आ गया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। तो देखिए कार्बन की 4 में से 2 वैलेंसी तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, है ना। यहाँ ये बॉन्ड बन गया, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये 2 वैलेंसी क्या अभी यहाँ पर रह गई। अब इस वाले केस में क्या हो सकता है कि या तो ये क्या करे कि 2 और हाइड्रोजन किसी से ले, या फिर क्या करेगा, ये किसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए दूसरा कार्बन आ गया, तो वो ऐसे इस तरीके से शेयरिंग कर लेंगे, और ये एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो जनरली क्या होता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उस वाले केस में डबल बॉन्ड बनता है। एक इसका एग्जांपल दिया हुआ है ईथीन। ईथीन हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, एक इस वाले हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई, एक इससे, 2 रह गई। ऐसे ही इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई, एक इससे हो गई, इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो इन दोनों कार्बन को क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और जब ये शेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और डबल बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स बाई 2 एटम्स, जैसे एक इस कार्बन ने किया और एक इस वाले कार्बन ने, दोनों कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे देखिए बेनिफिट क्या हुआ कार्बन को, कि देखिए हाइड्रोजन के साथ इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऐसे इस हाइड्रोजन के साथ, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और यहाँ पर जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से इस वाले कार्बन के पास भी दोनों हाइड्रोजन्स के 2 इलेक्ट्रॉन हम जब कंसीडर करेंगे तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मेन मोटिव क्या होता है कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट इज़ द टेंडेंसी टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सिंगल कार्बन है ना, और उसके पास एक ऑक्सीजन आता है, एक और ऑक्सीजन आता है, और कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन्स के पहले एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, तो इससे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। और ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 2 3 4,
अगर ये एक को इधर रखता है तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देता है। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग में देता है। तो देखिए इससे क्या होता है कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 4 इसके ओन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 शेयर करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो जाते हैं। साथ ही अगर हम ऑक्सीजन का देखें, है ना, तो ऑक्सीजन का भी क्या होता है, उसके भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। इसी तरीके से इस वाले ऑक्सीजन का देखेंगे तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा CO2 मॉलिक्यूल बनता है। वहाँ पर 2 साइड डबल बॉन्डिंग होती है ना, एक राइट साइड में इस ऑक्सीजन के साथ और लेफ़्ट साइड में दूसरे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास 6, देखिए ऑक्सीजन का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में और 6 इलेक्ट्रॉन L सेल में, है ना, आउटर मोस्ट में। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ पर शेयरिंग में चले गए ऑक्सीजन के। इस तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। देखिए इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है कि आपको इसमें ये देखना है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। जब भी आप बॉन्डिंग को देखेंगे तो इसके 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, है ना, या ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। अगर आपने ये 2 चीज़ें सही तरीके से, है ना, कंप्लीट कर ली तो आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग बता सकते हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी आप बड़े इजीली बना सकते हैं उसका डायग्राम। अब देखिए इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता था, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता था। क्यों होता था, ताकि उनकी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इथाइन। इथाइन में क्या होता है, जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन होता है, ऐसे ही दूसरा कार्बन है उसके पास भी एक हाइड्रोजन होता है। तो अब इनको कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अब हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं है, कोई दूसरा एटम, फॉरेन एटम इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर कार्बन ही क्या करते हैं, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयर करते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये इनका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 और 3 6 और 3 कितना हो गया, सॉरी इसमें मैंने दोनों ले लिए हैं। ये इस तरीके से, है ना, ये इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये वाला कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन 2 से सेटिस्फाई हो जाता है, कार्बन को 8 चाहिए, तो उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका देखिए डायग्राम दिया हुआ है, कार्बन के यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिखाया है, तो इसको, है ना, टोटल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगेन क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। अच्छा, अभी हमने कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ना। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, है ना, और उनके हमने एग्जांपल्स देखे। अब हम कोवलेंट कंपाउंड्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कोवलेंट कंपाउंड की जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज़ फिजिकल स्टेट, है ना। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं
वो हमारे तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। रीज़न क्या है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उनकी जो पैकिंग है वो इतनी क्लोज पैकिंग, या हम कह सकते हैं ये जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है ना। जैसे आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा था कि उसमें जैसे आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें एक हमारा आयन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इस तरीके से उनकी पोजीशन फिक्स रहती है और एक पैटर्न वहाँ पर फॉर्म होता है ना। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उसमें इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। इस वजह से जो हमारे इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हो सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल की हम बात करें तो मीथेन गैस होता है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड वेपर फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज, शुगर, ये सॉलिड होते हैं। और जनरली जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैस या लिक्विड होते हैं और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो इसमें सॉलिड मिलते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? लो होते हैं। क्यों लो होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। आयनिक बॉन्ड में कैसे होते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। चार्ज की वजह से उनके बीच में कैसा बॉन्ड रहता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता था, वो स्ट्रॉन्ग होते थे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या होते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि कोई चार्ज स्पीसीज नहीं बनती है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, केवल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। उसको हम थोड़ा आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें एक, है ना, एक्सेप्शन भी है, डायमंड में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हम उसको आगे डिस्कस करेंगे क्यों वो इतना हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। थर्ड वन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए इसमें जो कंडक्टिविटी है वो हमारी पुअर कंडक्टिविटी होती है। एक पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पर भी अगर कंडक्टिविटी वर्ड आता है तो आप ये देखिए कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं। दूसरा ये देखिए उसके अंदर कहीं आयंस तो नहीं फॉर्म हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरली कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो सब शेयरिंग में यूज हो जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और दूसरी बात, आयंस इसमें बनने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आयंस बनते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, आयंस कब बनते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दे देता है या कोई परमानेंटली एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है ना ही डोनेशन होता है, केवल क्या होता है? उसकी शेयरिंग होती है। और शेयरिंग वाले केस में क्या पॉसिबिलिटी है? शेयरिंग वाले केस में केवल हमारी न्यूट्रल स्पीसीज रहती हैं, है ना, कोई चार्ज स्पीसीज नहीं होती, तो कंडक्टिविटी लो होती है। हाँ, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो भी हमारा कोवलेंट है, लेकिन वो कैसा होता है? वो कंडक्टिविटी शो करता है। जो पेंसिल वगैरह में आप, है ना, देखते हैं वहाँ पर भी ग्रेफाइट होता है, तो उसमें कंडक्टिविटी का रीज़न होता है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट वन इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर, है ना। पोलर हमारे वो होते हैं जिसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट कार्बन से अटैच्ड हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई हो, है ना। जैसे मान के चलिए कार्बन के साथ और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ना। ये जो टेंडेंसी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी वजह से इन पर कुछ टेम्परेरी चार्ज क्रिएट हो जाता है।
या पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो फिर ये पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर होता है ना, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, है ना। हालांकि सभी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं यानी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, क्योंकि जनरली उनका जो नेचर है वो कैसा होता है, दैट इज़ नॉन पोलर, है ना। वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिज़ोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ईथर का यूज़ करते हैं, बेंजीन का यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करते हैं, या क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एक बहुत बेहतरीन सॉल्वेंट है जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे टोलुइन हो गया, है ना, टोलुइन का भी हम यूज़ करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में हमें ये देखना है कि कहीं कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो नहीं अटैच्ड है। अगर वो अटैच्ड है और उसमें कार्बन नंबर कम है ना, कार्बन के नंबर्स भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। लेकिन अगर कार्बन नंबर ज़्यादा है और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, उसका नेचर नॉन पोलर है, तो वो केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। ठीक है, तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आप इसको एक बार अपनी रेफरेंस बुक से स्टडी करिए।